अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ब्रॉडशीट केस जिसकी गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी और समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, और हर आदमी एक ही सवाल करता है। और इसका जो बानी जिसको कहा जाता है कि जो इसका क्रिएटर है, जो इसका इन्वेंटर है, वो है तारिक फवाद मलिक। तारिक फवाद मलिक साहब 2007 से मुल्क से बाहर हैं और तब से अभी तक मुल्क में आए नहीं। आज मेरा राब्ता उनसे हुआ थोड़ी देर पहले, और वो एक 28 मिनट की जो फ़ोन कॉल है, उसमें आपको पूरी तफसील से पता चल जाएगा कि ब्रॉडशीट में कौन कौन जिम्मेदार है। अच्छा, अब मुझे ये लग रहा है कि इस पर सियासतदानों को भी ड्रैग किया जा रहा है, जबकि बराह रास्त नैब के, ब्रॉडशीट के और इनके बीच के अपने लोग शामिल हैं। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आपको समझ आ जाएगी कि आपके साथ हैंड किस किस ने किया। वॉच दिस। तारिक फवाद मलिक साहब, हम ये कह सकते हैं कि आप ब्रॉडशीट डील के बानी हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं हुई थी। अच्छा। ये अपना सैफुर रहमान साहब के जमाने में स्टार्ट हुई थी। अच्छा। और उन्होंने ही इनको इनवाइट किया था यहाँ पे। उन्होंने इनको इनवाइट किया था, लेकिन आपने क्या जनरल हाँ अमजद को जी, इस बात पे कायल किया था कि ब्रॉडशीट या ट्रूवॉन्स के साथ डील करनी चाहिए और जेरी जेम्स की खिदमात लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जनरल साहब के साथ तो मेरा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था, और ना कोई इतनी लंबी चौड़ी कभी मीटिंग हुई है। बड़ी सरसरी सी जो जब इनके लिए हम मीटिंग अरेंज करते थे, जब ये प्रोग्राम के लोग आए थे, आई यूज्ड टू अकम्पनी देम टू अ लिमिट। उससे ज्यादा भी मेरी इनसे इंटरेक्शन नहीं था जनरल साहब से। तो तारिक साहब, फिर ये कैसे हो गया? सारे पेपरा के रूल्स वायलेट हुए, सब कुछ वायलेट हुआ, तो ये डील कैसे हो गई? ये तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्रॉडशीट के वकील ही बता सकते हैं। यू मेरे ख्याल में जो उस वक्त जब एहतसाब ब्यूरो से नैब पे स्विच ओवर हुए, तो ज्यादातर लोग एहतसाब ब्यूरो के ही चल रहे थे। बहुत कम लोग थे जो नए फेसेस थे जो सामने आए। ये क्या रीज़न था? आप पीएफ छोड़ के क्यों आए थे और फिर आप यहाँ पे आ गए थे? कोई स्पेशल रीज़न था? नहीं, मैं नॉर्मल एक कारोबारी आदमी हूँ। हम्म। और मेरे जो कुलीग है, फोत हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, सादिक अली साहब, वो वेल प्लेस्ड थे। इस्लामाबाद का ऑफिस वही देखते थे, तो वही डील कर रहे थे। पर उनको 2000 में जाना पड़ गया वापस लंदन। उनकी बेगम जो थी वो ब्रिटिश थी, और उनका कोई डाइवोर्स का सिलसिला चल रहा था। हम्म। तो फिर वो दफ्तर को मैंने मैनेज करना शुरू कर दिया, एंड वी कंटिन्यूड एज लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कंपनी, जिस तरह होता है। तो बेसिकली आप पाकिस्तान में ट्रूवॉन्स को गल्फ साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, और आप इस कंपनी हाँ जी, जीएसए रिप्रेजेंट के करते हैं एमडी थे, जी। और ब्रॉडशीट ही वो कंपनी जो ट्रूवॉन्स के लिए बनाई गई थी। जी, ब्रॉडशीट ही कंपनी है जो ट्रू होम्स के लिए बनाई गई थी। और बड़ी स्पेशल और तरीके से। उसका भी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि मुझे ये बताया गया था, मुझे ब्रॉडशीट वालों ने, ट्रू होम्स ने ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि जो आपकी ट्रू होम्स है, ये और भी काम कर रही है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम शायद उस पर एतराज करें। तो जिस तरह इंडियन नेशनल्स हैं या जूश लॉबी के लोग हैं, तो इसके लिए आप स्पेसिफिक एसपीवीज बनाए जो सिर्फ हमारा काम करें। राइट। तो ये भी एक हकीकत है ना कि जब आप लोगों ने ब्रॉडशीट से साइन किया था, ना ब्रॉडशीट के कोई जी, एम्प्लॉयज़ थे उस वक्त, ना उनके पास बिल्डिंग थी, ना उनके पास दफ्तर था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और कोई उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, और आप लोगों ने साइन कर लिया। इट वाज अ शेल कंपनी, इट वाज जस्ट अ एसपीवी। सो शेल इज़ अ गुड वर्ड टू से, बट एक्चुअली वो कंपनी तो कागज़ की थी ना सिर्फ। बिल्कुल कागजी कंपनी थी। तो फिर साइन क्यों किया उससे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यू आर ब्रॉडशीट गवर्नमेंट ने ऑफ साइन किया पाकिस्तान, थी। मैं और यू वर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। नो, आई वाज नॉट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वेयर आई एम जस्ट अ विटनेस टू दैट, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग ट्रू वंस इन पाकिस्तान। ओह, ओके। सो आप अपना नैब को नहीं, आप ब्रॉडशीट को एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू वंस को, ट्रू ट्रू वंस, वॉन्स भी तो ब्रॉडशीट उसमें ब्रॉडशीट को ही एग्जिस्ट ही नहीं रिप्रेजेंट। कर रही। जी, ब्रॉडशीट कायम हुई, उनका एग्रीमेंट साइन हो गया। उसके बाद मेरा कंसल्टेंसी एग्रीमेंट साइन हुआ ब्रॉडशीट
हम्म। अच्छा, उसके बाद ब्रॉडशीट को नैब ने रेंट फ्री जगह दी अपने ऑफिस में, जहां आपके दो एसोसिएट्स ही बैठते थे। इनका लाइजन ऑफिस था वहां पे, हम्म। बहुत छोटा सा, एक किस्म का वेटिंग रूम जिसे कह सकते हैं आप। उसकी वजह ये थी, बुनियादी वजह ये थी कि टाइम डिफरेंस था डेनवर का, जहाँ से ये मैनेज कर रहे थे इस कंपनी को। और जो उनके अपने यहाँ पे मुलाजिम थे, तकरीबन 2 या 3 आए हुए थे वहां से, वो अपने घर से ही उनको रात को उनसे कम्युनिकेट करते थे। और दिन को अगर उन्होंने आना हो नैब में कोई कागज देने या लेने, तो अपने लाइजन ऑफिस पे आके बैठते थे। तो मैंने अगर कभी कोई नैब मेरी कोई यानी पूछगिछ कर रहा होगा ये वो, तो मुझे भी नैब दफ्तर दे देगा बैठने के लिए वहां पे अपने एक्सपेंस पे ना। देखिए लुकमान, उस वक्त दे वर पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन। उनका मकसद एक ही था, दे वर पार्टनर्स। उस वक्त तो ये बिल्कुल नहीं था किसी के जहन में भी, ना नैब के और ना ही जो ब्रॉडशीट के एम्प्लॉइज थे, ये बाद में जाके लड़ाई होगी। एग्रीमेंट तो एक किस्म का आपका पार्टनरिंग एग्रीमेंट था। वो एक दूसरे के लिए काम करते। ब्रॉडशीट वाज कॉन्ट्रैक्टेड टू नैब देन। सो ये एक अजीब बात है कि एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जो पेपरा रूल्स की वायलेशन था। एग्रीमेंट एक ऐसी कंपनी से हुआ जो शेल कंपनी थी, सिर्फ कागज़ के ऊपर थी, जिसके ना एम्प्लॉयज़ थे, ना उसकी बिल्डिंग थी, ना उसका दफ्तर था, ना उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड था, ना इससे पहले उसने ऐसा कोई काम किया। फिर नैब उसी को अपने दफ्तर में उनके अफसरों को बैठने देता है जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कंपनी के लोगों को। और एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें एग्जिट क्लॉज ही नहीं होता, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इवेंचुअली लेने के देने पड़ जाते हैं। इज दैट राइट? जी, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि एग्रीमेंट पुअरली ड्राफ्टेड, बैडली ड्राफ्टेड। इवन अगर आप मेरी विटनेस स्टेटमेंट देखें जो मैंने आखिर में आके दी इस केस में 2018 में, तो उस पर मैंने वो डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं कि जब मैंने उस एग्रीमेंट को गौर से देखा, पहले तो मैं विटनेस तौर पर गया देखने के लिए कि जब साइन हो रहा था उस वक्त मैं खड़ा हुआ था वहां पे। मैं कोई ड्राफ्टिंग में या नेगोशिएशन में नहीं था। जब इनका मैंने एग्रीमेंट डिटेल से देखा, वो 1-2 महीने बाद की बात है, तो मैंने उस पर काफी क्वेश्चन रेज किए थे। और उसमें से कुछ जो उस वक्त की कम्युनिकेशन है, जो ईमेल है, वो अटैच्ड है मेरी विटनेस स्टेटमेंट में। उसमें मैंने स्ट्रेट अवे यही कहा था, पॉइंट आउट किया था कि जो रिसोर्सेज आप लोग यहाँ पे कमिट करके गए हैं, या जिस तरह की अपनी सलाहियत आप बता रहे हैं, उस तरह का तो काम नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है, और ये एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग भी ऐसी है कि ये समझ से बाहर है, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने उस वक्त डॉट शीट को लिखा कि आप इसको टर्मिनेट करें, एग्रीमेंट को, इससे निकले बाहर। और ये रिकॉर्ड पे है। आपने ब्रॉडशीट को लिखा? हाँ जी। ऐसा कौन सी चीज़ थी जो ब्रॉडशीट के लिए अच्छी नहीं थी और आपने उनको कहा कि इस एग्रीमेंट से बाहर निकले? मेरे ख्याल में एग्रीमेंट फेयर नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। सब कुछ तो ब्रॉडशीट को मिल रहा था, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, जरूरी नहीं होता कि बंदा आंखें बंद करके बैठा रहे। जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही और मैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान में बैठा हूँ, आई कैन सी, और उसमें मैं देख रहा हूँ एग्रीमेंट में कि वो एक पे एक बंदा रजिस्टर की जा रहे हैं। और जो है वो एक्चुअली अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसके साथ जो है कुछ रिकवर करेगी, फिर भी इनको जाएगा तो ये चुप करके बैठे खाते रहेंगे, व्हिच इज नॉट फेयर। तो आपको तो मिलना तो था फिर मैंने उसमें फ्लैग से रेज कर इवेंचुअली। दिया था। आपको तो मिलना था उसमें से। नहीं, मेरा कोई हिस्सा नहीं था उसमें, मैं कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर। कंसल्टेंट को पैसे तो मिलते हैं ना? जी, पर उसका ये मतलब नहीं है कंसल्टेंट चुप करके बैठा रहे। अगर कोई तो आमने उन्होंने आपको कंसल्टेंट क्यों अपॉइंट किया? आपकी क्या स्ट्रेंथ थी? हमारी कंपनी थी पहले जो उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, और उसी कंपनी का उन्होंने अपना ऑफिस को कंटिन्यू कर लिया टू रिप्रेजेंट देम, बट वी वर मेयरली अ पोस्ट ऑफिस। उनके अपने बंदे यहाँ पे थे ग्राउंड पे। आप तो खुद नैब के दफ्तर में बैठते थे जाके। ओकेजनली जब कोई मीटिंग। आपका तो अपना दफ्तर था ही नहीं, तो उन्होंने आपसे क्या देख के नहीं नहीं एग्रीमेंट नहीं किया? नहीं नहीं, हमारा पूरा अपना सेटअप है। अच्छा खासा बड़ा सेटअप था इस्लामाबाद में, और हम अपने ऑफिस से बाकी कारोबार अपना हैंडल कर रहे थे। बहुत सारा कारोबार था। ये एक एडिशन टू ऑल दैट, ये मेरा ख्याल है हमारा टाइम लेता होगा 30-40%, मैक्सिमम 50%, नॉट फुल टाइम। अच्छा, जनरल अमजद ने और डॉक्टर पेपर ने जब एग्रीमेंट साइन किया,
एक आप और फारूक आदम जो थे वो विटनेसेस थे। आप ब्रॉडशीट के विटनेस थे, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के विटनेस थे। मैं ब्रॉडशीट की तरफ से उनके साथ गया हुआ था, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो जो इनके वकील थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें से एक ने कहा जी एक आपकी तरफ से पता साइन कर दे, एक हमारी तरफ से कर देता है। तो वो कागज मेरे सामने साइन हुए थे, विटनेसिंग की जी साइन हुए हैं, तो मैंने उस पर विटनेस स्टेटमेंट राइट, साइन तो कर जिस एग्रीमेंट को दिया। आप एग्री नहीं करते थे, आपने उसी के ऊपर एज अ विटनेस साइन कर दिया। सिग्नेटरी एज अ विटनेस मींस कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने ये ना, आप एग्रीमेंट मानते साइन नहीं हो ना। रहा है। मैं अगर किसी नकाह पे मेरा एतबार नहीं होगा तो मैं तो गवाह के तौर पे साइन नहीं करूंगा। आपने इतने बड़े एग्रीमेंट पे साइन कर दिए, ये जानते हुए कि आपको उस पे एतबार नहीं है। लुकमान, मैं उसकी नेगोशिएशन या टर्म एग्री करने में शामिल नहीं था, और ना मुझे पता थी कि उन्हें क्या एग्रीमेंट आपस में दोनों पार्टियां राजी हैं वो साइन कर रही हैं। आई एम जस्ट विटनेसिंग दैट कि ये जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, फेयर इनफ। और दोनों पार्टीज लेकिन उसमें लेकिन एंटर हो आपने रही मुझे हैं, अभी बताया वो कि यू दोनों आर एग्री कर नॉट रही कंफर्टेबल विद दैट एग्रीमेंट। हैं। लेटर व्हेन आई गॉट इनटू डिटेल्स ऑफ इट, मैं उससे बहुत अनकंफर्टेबल था। अच्छा, तो फिर उसे आउट कैसे होती ब्रॉडशीट? वो प्रेशर में आ गए थे अच्छे खासे, और उनको बताया गया था कि आपका ये परफॉर्मेंस नहीं है। तो वो अपने ही लोगों के प्रेशर पे आ गए थे, जब हम लोग जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनसे उस वक्त शरीफुद्दीन इंतजार साहब ने बात की, जो उनके यहाँ लीगल काउंसिल थे, उनसे मेरी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा यस इट इज नॉट अ फेयर एग्रीमेंट, और इसको ठीक करना चाहिए, इसको बैलेंस करना चाहिए। अच्छा, तो बैलेंस हो गया, फिर अब बाद में आर्बिट्रेशन हो गई। आप लोग, एक नैब की तरफ से साइन कर रहा है और एक ब्रॉडशीट की तरफ से साइन कर रहा है। वो टर्मिनेशन भी हो गई वहाँ पे, सब कुछ हो गई। आप ब्रॉडशीट के गवाह थे, नैब के गवाह थे? कब की बात कर रहे हैं अब ये थोड़ा सा ब्लर कर दिया लाइन, ये कब की आप बात कर रहे हैं? जब ये आपने नैब के हक में विटनेस दी थी उस वक्त, जी, तो उस वक्त आपने मैं ब्रॉडशीट के रिप्रेजेंटेटिव होने की तरफ से विटनेस दी थी कि नैब के रिप्रेजेंटेटिव होने की तरफ से दी थी? उस वक्त मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मुझे उन्होंने इस कैपेसिटी में बुलाया कि आप आके, क्योंकि आप इसमें जो है शामिल रहे हैं, तो आप आके ये विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दें। तो मैंने अपनी इंडिपेंडेंटली, मैं उस वक्त ब्रॉडशीट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, और ना ही मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव था। मैंने अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जाके वो 2018 में विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। तो जब आप जेरी जेम्स को $1.5 मिलियन पे हुआ था, उसके भी आप विटनेस थे? नहीं, मैं वहां नहीं था बिल्कुल भी। ये लंदन हाई कमीशन में पे हुआ, मैं वहां बिल्कुल भी नहीं था। और जो है अपना, मेरे पास सीसी आती थी कम्युनिकेशन की, जो नैब कर रही होती टू जेरी जेम्स या टू ब्रिटिश हाई कमीशन, टू पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन। उसके अलावा मैं वहां नहीं था। अच्छा, जब जेरी जेम्स को पेमेंट हो गई तो इसका मतलब है कि जी, नैब ने अपनी लाइबिलिटीज पूरी कर दी ना, जो भी डिसाइड हुआ था? पूरी कर दी, पूरी पूरी कर दी। कर दी। बाद में $28 मिलियन का हाँ जी। क्लेम कहाँ से आ गया? अब ये देखें, ये जाती हुई है, और मेरा ख्याल है डिफेंड नहीं किया गया सही तरह से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो जेरी जेम्स और ब्रॉडशीट थी, इनकी सेटलमेंट बिल्कुल लीगल तरीके से, हर तरीके से हुई, और उसमें कोई कोताही कहीं नजर नहीं आती। उसको जो कंपनी वहां पे शेल कंपनी थी, उसको एक थर्ड बंदे ने आके, जैसा कोई ताल्लुक ही नहीं था ना सरकार से, हुकूमत पाकिस्तान से, और ना ही लुकमान का ताल्लुक था अपना ब्रॉडशीट से। उन्होंने आके उसको खरीद के रिवाइव किया, और वो जब रिवाइव किया तो उसने नोटिस देना शुरू कर दिए गवर्नमेंट ऑफ नैब को। तो नैब ने आगे से जवाब नहीं दिया उसने, और उसने जब फाइनल नोटिस दिया कि मैं आर्बिट्रेशन में जाना चाहता हूँ, तो ये एग्री कर दे फौरन कि ठीक है आप आर्बिट्रेशन में जाए, हम एग्री करते हैं, और ये जगह भी एग्री कर दे उनसे लंदन में करने की, और आर्बिट्रेटर भी उसके बताए हुए आर्बिट्रेटर को एग्री कर दे कि ये आर्बिट्रेटर में मंजूर है। अच्छा, उस वक्त मुझे बताएं कि फारूक आदम क्यों नैब के खिलाफ हो गए? वो तो नैब की तरफ से थे जिन्होंने ब्रॉडशीट से साइन किया था सब कुछ और करवाया था। ये मेरे इलम से बाहर है, क्योंकि मैं उनसे इन टच नहीं था फारूक साहब नहीं, से। आप बहरहाल एक समझदार आदमी हैं, दुनिया देखी है आपने। आपके ख्याल में क्यों हुए खिलाफ?
अब मैं इस पे कमेंट लुकमान नहीं कर पाऊंगा, मेरे इल्म में नहीं नहीं, नहीं है। इससे बदयांती है, करप्शन है, क्या है? मैं नहीं इस पे कमेंट कर सकता, ये क्यों, आपकी कौन बात करेगा है कमेंट नहीं। फिर इस पे? इस पे को मेरा को रिश्तेदार आके कमेंट करेगा? और आप लोग डील करने वाले, आप लोग विटनेस साइन करने वाले, आप लोगों के पास सारी चीज हुई, तो कमेंट आप क्यों नहीं करेंगे? देखिए मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि जब फारूक साहब ने उनको उनके साथ उनके फेवर में विटनेस दी है, वो मैंने आज तक देखी भी नहीं, और ना मैं उनसे इन टच था। तो जो उनके नजदीकी लोग थे उस वक्त, वो शायद बेहतर बता सकें कि बट क्या आपको ये पता है ना कि circumstances उन्होंने थे। उनके हक में विटनेस दी है, ये तो पता है ना आपको? ये मैंने सुना है, मैं देखी नहीं है। तो वो क्या वजह हो सकती है? ये आप उनसे पूछें जो लोग उनके नजदीक थे। अच्छा चले, मैं आपको वो एक शायद और बेहतर सिनारियो बता। बताता हूँ। एक शख्स है जो नैब की तरफ से किसी कंपनी को चूज करता है, वो उस कंपनी से एक एयर टाइट एग्रीमेंट साइन करता है, उसके बाद उस कंपनी की तरफ से पहले एक दफ़ा सेटलमेंट करवाता है किसी को $1.5 मिलियन की, और वो कंपनी लिक्विडेशन के लिए चली जाती है, लेकिन एक तीसरा आदमी उसको लाइबिलिटी समेत आके ख़रीद लेता है, उसकी लिक्विडेशन को रोक लेता है वहाँ पे, और दोबारा नैब में उसी आदमी को कहता है कि मैं इसे सेटलमेंट करो, और ये कहते हैं हाँ हम तुमसे सेटलमेंट करते हैं, और उसके बाद ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आगे क्लेम आ जाता है। इसका मतलब है आप सारे बीच में मिले हुए हैं, फारूक आदम भी, आप भी, अमजद भी, जो 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 बीच में आया वो सारे से मिले हुए हैं, और आप ब्रॉडशीट एक शेल कंपनी है जो पीछे से आप लोग खुद खींच रहे हैं और आप लोग ओन कर रहे हैं और आप लोग उससे कमा रहे हैं, अभी तक कमा रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं से भी नहीं है। क्यों नहीं जनरल है? अमजद के इल्म में ऐसी चीज कोई होगी नहीं नहीं, और मेरा ना मतलब है मेरे कि कोई इसमें इल्म में है ही मासूमियत है। की तो बात ही नहीं है ना जी, ना किसी की ऑनेस्टी की बात है। मेरे सामने जो एग्रीमेंट आप लोगों ने किया और जिस तरह उसको एग्जीक्यूट किया, उसमें तो सारी दो नंबरी है, मैं तो खुलकर कह रहा हूँ। लेकिन ये आपका ओपिनियन हो सकता है, मेरा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी मैं कोई तो आपको इंटेंशन एक्यूज उस कर रहा हूँ वक्त गलत सर, थी। मैं आपको एक्यूज कर रहा जी हूँ तारिक फवाद साहब। जी, आपका मुझे नहीं पता कि आपका एलिगेशन क्या है मेरे खिलाफ, मेरा पर एलिगेशन ये मेरा है कि नहीं ख्याल आप कि और फारूक आदम जो थे वो आपके इंटरेस्ट ब्रॉडशीट के साथ थे, आप तो रिप्रेजेंट ही उनकी कंपनी को कर रहे थे। फारूक साहब नहीं कर रहे थे, वो आप तो कर रहे अपना थे, नैब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप कर रहे मैं थे, कर रहा था। आप कर रहे थे, जी, और फारूक साहब ने गलत एग्रीमेंट किया और एक गलत कंपनी से किया। अब ओपिनियंस कैन डिफर। मैं इस पे ये कमेंट नहीं कर सकता गवर्नमेंट ने इनको क्यों सिलेक्ट किया और इनसे एग्रीमेंट क्यों साइन किया, इनसे जो टर्म्स उन्होंने मायदे में की वो क्यों की इस तरह की। मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि जब मेरे नॉलेज में डिटेल से आया कि ये एग्रीमेंट क्या है और इनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो मैंने फ्लैग डेफिनेटली रेज कर दिया, और अच्छा खासा रेज किया था फ्लैग। नैब वो में मेरा किसी ने हिस्सा है। क्वेश्चन नहीं आप किया कि जब नैब का अपना आदमी ब्रॉडशीट के हक में जाकर विटनेस देता है और उनका विटनेस बन जाता है, तो किसी ने इसके ऊपर आईब्राउज नहीं रेज की? करनी चाहिए थी अगर ऐसा है, और अगर उनकी विटनेस स्टेटमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ है या नैब के खिलाफ है, जो वो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब जो है भी कि नैब वो अंदर से बहुत लोग मिले हुए थे ब्रॉडशीट के साथ। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने भी नोट की जब ये सेकंड जो कावे मुसावे वाला सिलसिला शुरू हुआ है, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही थी अहेड ऑफ नैब स्ट्रेटजीज। लाइक अभी तक ये कुछ कर भी रहे थे या हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे या नैब मेरे से कर रहे डिस्कस, वो दूसरी साइड को पता होती थी, वो काउंटर कर रहे थे। जिसका सबसे बड़ी ग्लेरिंग एग्जांपल ये है कि उन सारे लोगों को साइड पे रखा गया जो सेटलमेंट में, ओरिजिनल सेटलमेंट में शामिल थे, जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ फर्म थी यूके की, कैनल फ्रीमैन। उनको निकाल दिया गया, नई लॉ फर्म लेके आ गए जिसको कुछ पता नहीं था बैकग्राउंड का कि कैसे सेटलमेंट हुई, इसकी क्या लीगैलिटीज थी। दूसरा, यहाँ पे अहमद बिलाल सूफी साहब थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया और उनको बिल्कुल इन्वॉल्व भी नहीं किया गया। उन्होंने की थी जाके सेटलमेंट, उन्होंने नेगोशिएट की थी, और उनके साथ उनके अपने लॉयर्स थे जो गए थे और नैब के लोग थे, उनको साइड पे कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है अपना मुझे भी साइड पे कर दिया गया। इनिशियली मैंने उनको कहा कि मुझे पार्टिसिपेट रहा है, ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है। आप किसी ने कंपनी रीइंस्टेट कर ली है, जो किससे एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं अमेरिका में, आपने सेटलमेंट कर ली एक दफा, अब आप इसका कोई क्लेम बनता ही नहीं आपकी तरफ। इवन एक्सक्यूज मी, इवन अगर ये रिवाइव कर लेते हैं कंपनी को जाके, एक लिक्विडेटेड कंपनी को, उसमें तो एग्रीमेंट है ही नहीं, आज भी नहीं है। इवन टुडे इट इज नॉट देयर।
वो तो असाइन हो चुका है, लीगली असाइन हो चुका है, नोटराइज हो चुका है, एग्री कर चुके हैं सारे लोग उस पर, दोनों पार्टियां एग्री कर चुकी हैं। तो कोई एग्रीमेंट इधर खड़ा ही नहीं है जहाँ पे आज जाके इस दफा ये आप एग्री कर गए लिक्विडेशन पे, और आप उसको जाके आयल ऑफ मैन में चैलेंज करें कि इस कंपनी के पास आपका एग्रीमेंट नहीं है। वो आज तक तो किसी ने किया नहीं, और बल्कि उल्टा इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाती है और सर्कुलेट करना शुरू कर देती है, और वो काउंटर करना क्या शुरू ये कर सही देती है कि एक पूरी फाइल नैब के दफ्तरों से चोरी होती है और वो ब्रॉडशीट के दफ्तर में पहुंच जाती है? जी, ये आप उस फाइल की बात कर रहे हैं गालबन, जो असाइनमेंट से मुतल्लिक जी है, हाँ। जो जो कैंडल फ्रीमैन जो एक कंपनी है लॉ फर्म यूके की, जी हाँ। उधर से स्टार्ट होती है। उसके बाद ये आके जब सेटलमेंट के पैसे देते हैं लंदन हाई कमीशन में पाकिस्तान टू जेरी जेम्स, तब तक की फाइल है, उसकी सारी उसमें लीगैलिटीज हैं कि आप इनका एग्रीमेंट कैसे असाइन हुआ टू यूएस कंपनी, और इस कंपनी की लिक्विडेशन जो है वो ठीक हो रही है। इसके अंदर कोई चीज इस वक्त नहीं है, गवर्नमेंट पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। वो पूरी फाइल जो है वो कहीं ना आप अगर पढ़े उसको, जो आर्बिट्रेशन का फैसला आया है, इस पे उसका जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो फाइल यहाँ से गायब हो गई, इनके पास है ही नहीं। वो एग्जिस्ट नहीं करती, अब मेरा ख्याल है एटलीस्ट पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर होगी तो वो कावी मुसावी साहब के पास। तो कौन चोरी करके लेके जा सकता है और कावी मुसावी को फाइलें दे सकता है नैब के अंदर से? कोई ना कोई तो होगा ना जी, आप उसको इन्वेस्टिगेट आप कर सकते हैं। मैं तो नैब का हिस्सा नहीं करना हूँ आज भी। नहीं, आप तो थे नैब का हिस्सा, आप तो उनके दफ्तर में बैठते थे उस वक्त, फिर आप विटनेस के तौर पे पेश हुए, आप ब्रॉडशीट का भी हिस्सा है, आप ट्रूवॉन्स का भी हिस्सा है, तो मैं इन्वेस्टिगेट करूं जाके? मैं कैसे करूंगा? देखिए नुकमान, मेरे होते हुए तो फाइलें वहां से गायब कोई नहीं हुई। अगर आप कहना चाह रहे हैं, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फाइलें तो गायब हुई तो उसमें कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है आपके ख्याल में? चलें ये बता दें आपके ख्याल में। या नैब के अंदर के कोई एम्प्लॉइज होंगे, या उनके जो कस्टोडियंस हैं, क्योंकि कई ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस हैं जिसपे जिक्र है कि ये लंदन हाई कमीशन में ही फाइल थी और वहां से फिर नैब के पास आई, तो नैब के पास भी थी, फिर इनके वकीलों के पास भी थी, जो यूके वाले वकील हैं उनके पास भी थी। अच्छा, जब ये $1.5 मिलियन की सेटलमेंट हुई तो मुझे ये बताया गया है कि 3,84,000 पाउंड की पेमेंट तो आपके सामने हुई है। नहीं, मेरे सामने कोई 1 रुपए की पेमेंट भी नहीं हुई। अच्छा, रुपए की तो हुई नहीं, हुई पाउंड्स में है। पाउंड्स की भी नहीं हुई मेरे सामने कोई। मेरे पास कम्युनिकेशन हैं जो आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि लंदन हाई कमीशन सो एंड सो को पे कर रहा है, और उसकी सीसी मेरे पास नहीं है। ये 2 इंस्टॉलमेंट से पेमेंट हुई है। मुझे एक बात तो बताएं तारिक फवाद साहब के जेरी जेम्स को सेटलमेंट करने के बावजूद ये मामला क्यों सेटल नहीं हुआ, रिवाइव क्यों हो गया? ये मिली भगत है, इसमें बहुत सारे लोग डेफिनेटली मिलेंगे जिनका एक इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो मिलेंगे। और इसको उन्होंने जो है कावी के साथ आज भी लोग मिल रहे हैं। आपके इल्म में ये चीज पब्लिकली आ रही है और बहुत सारे लोग उसके साथ इन कॉन्टेक्ट में है। इसको फिगर आउट करना, इसको मैप आउट करना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दोनों इंटरेस्ट है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट यानी इसका मतलब नवाज शरीफ का है या पीपल्स पार्टी का है, और तो कोई है नहीं ना। ऑब्वियसली। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, मियां नवाज शरीफ जैसे लोग, वो ये ब्रॉडशीट केस में इन्वॉल्व है, आसिफ अली जरदारी जैसे लोग इन्वॉल्व हैं? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? इट इज पॉसिबल दैट दे आर बैकिंग इट। इट इज पॉसिबल। इट इज वेरी मच पॉसिबल। देखिए अभी वो तो कावे मुसावे ने भी नाम ले लिया कि जी मेरे पास वो फलाने लोग आए थे, उन्होंने एक लंबी लिस्ट दे दी है। लेकिन मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना, काव्य मुसावी से जब करूंगा तो उससे पूछूंगा, बट आप मुझे बताएं आपके ख्याल में कल्प्रिट कौन हो सकता है? एक से ज्यादा होंगे, एक बंदा नहीं होगा, कल्प्रिट ज्यादा निकलेंगे। कुछ जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जो कि नैब के एम्प्लॉइज होंगे। नैब ने किसी को फायर किया था अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए? स्पेकुलेशंस है, पर मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है।
है सच के कुछ लोगों ने निकाले थे ना? कितने लोग निकाले थे? जी, मेरे इल्म में नहीं है, एक दो लोग गए थे, निकले थे, जो कि किसी न किसी स्टेज पे एक तो डेप्टी डायरेक्टर थे जिनको रीहायर किया गया था इस्लामाबाद में, मुझे मेरे इल्म में नहीं है लुकमान का, उनका भी आपके इल्म में उस नहीं वक्त है। मैं नहीं था जी। बट बात है सही कोई, क्योंकि ये काफी लोग गॉसिप कर रहे थे कि निकाले गए हैं लोग। ये मैं आपको टाइम फ्रेम दे सकता हूँ एक रफली, क्योंकि ऐसा काफी हो गया। ये 2014-15 में कुछ लोगों को निकाला गया कि ये पीछे जो है उन पे मेरा ख्याल इल्जाम यही था कि वो दूसरी पार्टी को इंफॉर्मेशन दे रहे थे या उनके साथ सपोर्टिव थे। अच्छा, आप जब ब्रॉडशीट के एम्प्लॉई थे या उनके लिए काम कर रहे थे एज अ कंसल्टेंट और आप नैब के ऑफिस में भी बैठते थे, तो मुझे ये बताएं कि जो नैब के लोग इन्फॉर्मेशन ब्रॉडशीट को देते थे वो आपके थ्रू देते थे कि डायरेक्ट देते थे? नहीं, मेरे थ्रू सिर्फ सरकारी कागज दिए जाते हैं, जो नैब के साइन हुए कागज है ये भी वही थे? मेरे थ्रू जाते ये थे। कोई भी इनमें गैर सरकारी कागज नहीं था? नहीं, ये कागज और है, वो कागज थे जो एड्रेस थे टू ब्रॉडशीट, और या जो ब्रॉडशीट में नैब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस किए हुए थे वो मेरे थ्रू क्लोज, वो मेरे नॉलेज में होते थे। ये जो कागज है ये वो फाइलें हैं इंटरनल, जो जिनकी वजह से आप आज ये केस आ रहे हैं। ये वो फाइलें हैं जिनमें सारी लीगैलिटी थी कि ये कंपनी रिवाइव नहीं हो सकती, और हो भी जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके जो है अपना एग्रीमेंट वो असाइन हो चुका है ऑलरेडी आगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में वकील वहां उस वक्त वीक नहीं थे, बहुत स्ट्रॉन्ग वकील थे, वेरी डिसेंट लॉ फर्म, और इसी तरह पाकिस्तान में भी इनके बहुत स्ट्रॉन्ग और पक्के वकील थे। और मेरे नॉलेज में है कि उन्होंने अपनी सारी लीगैलिटीज कंप्लीट की थी, कई दफा ट्रैवल किया नैब के लोगों ने, वकीलों ने, यूके में इधर उधर, और ये सारी चीजें कंप्लीट की गई थी। और उसके बावजूद उस चीज का ना कहीं जिक्र आता है और ना वो चीज कभी चैलेंज की जाती है कहीं पे भी। वो तो क्वेश्चन मार्क एक है ना, वो तो अब इसका जवाब तो मैं भी दे सकती है, मैं तो नहीं दे सकता। मैंने तो नैब को ये पॉइंट रेज किया कई दफा कि ये क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं करते आप ये चीज। बंदे तो नहीं मर गए ना, बंदे तो जिंदा है अभी तक। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपके इतना कुछ आपको याद नहीं, सब कुछ भूल गया है, मैं कुछ रिफ्रेश करता हूँ। कुमर साहब थे नैब में, 2015 में एकदम से गायब हो गए, लंदन चले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने और चीज़ें शुरू कर दी, उनको पीछे से निकाला गया एब्सटेंशियो में। उनको जानते हैं आप? मेरी मुलाकात नहीं है, पर एक दो दफा उनसे खत एक्सचेंज हुआ था। क्यों? आपके दोस्ती वोस्ती है, खत क्यों एक्सचेंज हुआ? नहीं, सरकारी तौर पे एक्सचेंज हुआ था। उन्होंने मीटिंग अरेंज की थी मेरे साथ। उनको निकाला क्यों गया था? नैब के लोगों की। तो जब मैंने दोबारा उनको ईमेल की तो मुझे टेलीफोन आ गया कि इनको आप ईमेल ना करें आइंदा, ना इनको आप वो करें, क्योंकि ये छोड़ गए नैब, ये हमारा हिस्सा नहीं रहे। छोड़ गए कि निकाले गए? कोई का डॉक्यूमेंट ना दे। तो ये मुझे नहीं पता कि निकाले गए हैं या छोड़ गए हैं, पर मुझे रोक दिया गया था कि उनको मैं कोई कागज ना भेजूं और उनसे कोई कम्युनिकेशन ना करूं। लेकिन आप तो खुद 2007 से पाकिस्तान नहीं है, क्या आप मफरूर हैं, सेल्फ एग्जाइल में? ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ 2006 से या 5 से, और मेरा बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो आता रहता है ना, आदमी आता जाता है, अपना मिलता है, कोई माँ बाप की कब्र पे जाता है, कुछ और करता है, और वो जो है। लेकिन आपने 2007 से बिल्कुल ही नहीं आ पाए, आपने को फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं आए। खैरियत है? देखिए, मेरा एक केस चल रहा है अपना नैब के साथ, और वो मेरा जाती बिजनेस का है। तो आप खुद वांटेड है? आप खुद भी वांटेड है? माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी सारी फनकार हैं इस मुल्क में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा केस की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, और जो है मैं डील कर रहा हूँ उसको कॉन्स्टेंटली। अच्छा, वो क्या केस है? क्योंकि आप तो नैब के, आप तो ब्रॉडशीट के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो ब्रॉडशीट के हवाले से केस है आपके ऊपर? नहीं, ब्रॉडशीट के हवाले से नहीं है। मेरी अपनी एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट थी पाकिस्तान में,
तो उसको एनवायरनमेंट के तहत जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस पर सुमोटो एक्शन लिया, उसको रोक दिया कि इसके जो एनवायरमेंटल लॉज है नहीं आपने उस वो पर डिफॉल्ट किया हुआ है अच्छा खासा, आपने लोगों के पैसे देने, क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं है। आप सुन तो लीजिए पहले बात। तो भाई जस्टिस 2007 इफ्तिखार से आप चौधरी नहीं आए, साहब, आप मुझे बताएं मैं क्या सुनूं? लेकिन ये केस 2004 का है। हम्म 2004 में जस्टिस इफ्तिखार साहब ने उससे सुमोटो एक्शन लिया हम्म और प्रोजेक्ट को टेम्परेरी रोक दिया। हम्म और जब रोका तो वो 2010 तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने वो ड्रॉप नहीं किया चार्जेस, तब तक वो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड था। उस दौरान जिन लोगों ने मेरे साथ बुकिंग कराई हुई थी वो थोड़े नर्वस हो गए और वो नैब के पास चले गए कि जी ये आगे बना नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट का इन पे वो है अपना सुमोटो, तो हमारे एडवांसेस जो हमें वापस कराए जाए। तो नैब ने उस पर केस रजिस्टर कर लिया मेरे खिलाफ। जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मेरा केस ड्रॉप कर दिया विदाउट एनी फर्दर प्रोसीडिंग्स, तो उसके बाद से लेके आज तक मैं हर महीने नैब को लिखता हूँ ऑलमोस्ट कि मैं तैयार हूँ बनाने के लिए, मैं आगे चलने के लिए तैयार हूँ, मेरी प्राइवेट लैंड है, मेरी प्राइवेट होल्डिंग है और मेरे क्लाइंट्स भी तैयार हैं चलने के लिए। जो चलने को तैयार नहीं है उनको मैं पैसे अरे देने के तारिक लिए तैयार साहब, हूँ। ये क्या बात है पर कि हर जहाँ पे आप होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई एलिगेशन लग जाती है। जब आप एयरफोर्स में थे आपके ऊपर एलिगेशन लगी करप्शन की, आपको निकाला गया एयरफोर्स से, फिर आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपके ऊपर एलिगेशन लगी, फिर आपकी हाउसिंग सोसाइटी आ गई, फिर उस पर एलिगेशन लगी, ब्रॉडशीट के अंदर आप इन्वॉल्व थे, और बुरे जो हैं वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं बकौल आपके। कमाल ये है कि वांटेड आप हैं, आपकी करप्शन का एविडेंस सामने है नैब के, नैब उसको परसू कर रही है, बुरे हमारे पॉलिटिशियन हैं। देखिए मेरे पे किसी मिलिट्री, किसी सिविल खिता जमीन पे कहीं से कोई कन्विक्शन नहीं। कन्विक्शन तो नहीं एलिगेशंस होती, आप कई जितने चीज़ों मर्जी पे लगा कन्विक्शन नहीं होती, लें, लेकिन आपको पता होता है रीज़न। एलिगेशन जितने मर्जी लगा ले, वो एलिगेशन तो बाकियों पे तो नहीं लगे ना, बाकियों पे तो नहीं लगे ना, चले वो आपके किसी और कोर्समेट पे तो नहीं लगे। चले आपका ओपिनियन है वो, पर ये कि मेरे खिलाफ कोई कहीं ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप फरमा रहे हैं कि कहीं से किसी कोर्ट से मेरे खिलाफ कोई जजमेंट हो, ऐसा नहीं है। अच्छा चले, इसका मतलब है यू आर फ्री टू कम। तो फिर मुझे बताइएगा कि ब्रॉडशीट पे कमीशन बन चुका है, तो आप अब विटनेस के तौर पे उसके सामने पेश होंगे? डेफिनेटली मैं पूरा डेफिनेटली। कोऑपरेट करूंगा उनसे और मैं उनको करना चाहता हूँ, बल्कि और बेहतर है कमीशन बनाए और जो चीजें हैं वो वाजे हो जाए और जो है पता लगे कि इन दोनों में से कौन सी सेटलमेंट जो है जो पैसे की है, जो 2008 से हुई या जो आज हो रही है। तो आपको जस्टिस अजमत सईद के ऊपर पूरा एतबार है, भरोसा है? जी मुझे पूरा भरोसा है। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा बड़ी क्विकली बिफोर आई क्लोज ऑफ, और वो ये कि आपका बहुत जगहों पे नाम है और मुझे जो है ना उस पर तशवीश है कि अच्छा ये मुझे बताएं बस जाते जाते कि 2003 में नैब ने कैंडल फ्रीमैन के साथ अपना एग्रीमेंट क्यों टर्मिनेट किया? सही किया था। उस वक्त ब्रॉडशीट डिफॉल्ट कर चुकी थी इनके साथ, वो ब्रॉडशीट आगे फर्दर चलना नहीं चाह रही थी, काम ही नहीं कर रही थी, कोई काम नहीं कर रही थी। और जो एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फेयरली टर्मिनेट किया, उस पर कोई सच यानी दो राय नहीं हो सकती। ब्रॉडशीट ने तो कम्युनिकेट करना ही बंद कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। राइट। तारिक फवाद खान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सर। आप देख रहे थे तारिक फवाद मलिक का इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, लंबा था, माजरत का हूँ उसके लिए, लेकिन मुझे इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब आप मुझे बताइएगा कि ब्रॉडशीट में कल्प्रिट कौन है, असल कल्प्रिट कौन है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ तारिक फवाद मलिक है या कोई एक खास आदमी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं, उनका ग्रुप है और वो अभी तक कानून की नज़र से बचे हुए हैं। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में जो कमीशन है, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ना सिर्फ वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, बल्कि उनके एक्शंस और उनकी रिपोर्ट की बेस पे जितने भी मुजरिम जिन्होंने भी इस मुल्क को लूटा है वो कैफरे किरदार तक पहुंच सकेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।